इस वीडियो में हम लोग लाइसोसोम का फंक्शन देखेंगे। इससे पहले आप लोग लाइसोसोम का स्ट्रक्चर देख रहे थे, वो किस तरह से वर्क करता है, और आप लोगों ने GERL सिस्टम के बारे में भी पढ़ा। लाइसोसोम के फंक्शन के अंदर पहला जो फंक्शन है वो ये है कि ये फूड को डाइजेस्ट करवाता है। जिस तरह से आप लोग वर्किंग में देख रहे थे कि जैसे ही वो किसी चीज़ को इनगल्फ करेगा वो उसको ब्रेक डाउन करवाना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज लाइसोसोम एक बैग है लाइटिक इंजाइम्स का, जिसके अंदर हर तरह की लाइसिस करवाने वाले इंजाइम होते हैं। अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स को इनगल्फ करता है तो उसके पास ग्लाइकोसाइडेज है, अगर वो प्रोटीन्स को इनगल्फ करता है तो उसके लिए उसके पास प्रोटीएजेज हैं, अगर उसने न्यूक्लिक एसिड को एनगल्फ किया है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसके पास न्यूक्लिएजेस होते हैं। तो इट मीन्स कि हर तरह की चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम के अंदर अल्लाह ताला ने इस छोटे से बैग के अंदर लाइटिक एंजाइम्स को पैक किया हुआ है। तो ये जो लाइसोसोम एक बैग है और जिसके अंदर लाइटिक एंजाइम्स का एक कलेक्शन है, अगर हम इनके फंक्शंस को वाइंड अप करें जो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ डिस्कस किए थे, तो डाइजेशन जो हम लोगों ने इसकी वर्किंग में देखा था, सबसे मेजर रोल तो ये डाइजेशन का करवा रहा है। और डाइजेशन मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था, ब्रेक डाउन को हम कहते हैं। जो भी फूड बड़े साइज की एनगल्फ की जाती है, इंजेस्ट की जाती है, इसको ब्रेक डाउन करवाना होता है स्मॉलर पीसेस के अंदर। अब ये जो डाइजेशन है जो कि लाइसोसोम्स करवाते हैं, ये दो तरह की डाइजेशन हो सकती है। एक को हम कहते हैं कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, एंड सेकंड को हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। चाहे कोई डाइजेशन इंट्रासेलुलर है या एक्स्ट्रा सेलुलर है, इसका मीनिंग क्या है? जो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा था वो इंट्रासेलुलर था। इंट्रासेलुलर मींस कि कोई भी सेल जब फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू किसी भी फूड को एनगल्फ करता है तो वो जो फैगोसोम होता है, वो सैक जिसके अंदर फूड फैगोसाइटोसिस के थ्रू पैक हुई होती है, उसको जब वो फ्यूज़ करता है प्राइमरी लाइसोसोम के साथ तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है। वो जो प्रोसेस था जिसमें सेल की इनर साइड पे फूड की डाइजेशन हो रही थी, डाइजेशन हमने बोला कि ब्रेक डाउन है फूड के पार्टिकल्स की। इंट्रा मीन्स इनसाइड एंड सेलुलर इज अगेन फॉर सेल, एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड। तो अगर कोई डाइजेशन फैगोसाइटोसिस के बाद सेल के अंदर होगी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो वो हमारी इंट्रा सेलुलर डाइजेशन थी। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के अंदर क्या होता है? फॉर एग्जांपल किसी भी सेल ने डाइजेशन करवानी है फूड की सेल से बाहर, तो तब क्या किया जाता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई सेल है और सेल के अंदर ये इस तरह से लाइसोसोम का एक बैग पड़ा हुआ है। ये लाइसोसोम एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होता है और जो भी इसके अंदर कंटेंट होगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का, वो बाहर रिलीज आउट करवा दिया जाता है। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं जब भी किसी फूड के ऊपर फॉल करेंगे तो उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डाइजेशन जो है ये सेल की इनर साइड पे भी हो सकती है, जो कि लाइसोसोम एनगल्फ करेंगे फूड पार्टिकल्स को, और एक्स्ट्रा सेलुलर कैसे होती है कि लाइसोसोम रप्चर करके अपने इंजाइम्स को उसके ऊपर फूड के ऊपर रिलीज करवा देते हैं। इसे आप कहते हो ये एक्स्ट्रा सेलुलर है। सेल से बाहर अगर लाइसोसोम अपने इंजाइम्स को रिलीज आउट करवा देगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। इसके अलावा डाइजेशन इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर करवा रहे होते हैं लाइसोसोम। एक और रोल होता है इसका कि ये ऑटोफेगी में भी रोल प्ले करते हैं। ऑटोफेगी के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं सेल्फ ईटिंग की। जब लास्ट वीडियो में हम लोग इसकी वर्किंग को डिस्कस कर रहे थे तो तब मैंने आपको इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया था। सेल्फ ईटिंग कब होती है? फॉर एग्जांपल ये कोई भी एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये लाइसोसोम्स का एक बैग है। इसके अलावा इस
सेल के अंदर बाकी ऑर्गेनेल्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, ये गोल्जी अपरेटस हो सकता है। इस तरह के बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर होने चाहिए वो सारे ऑर्गेनेल्स इस सेल के अंदर प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि सेल के अंदर पहले वर्क कर रहा था, ये वाला जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है ये बहुत पुराना हो गया है और अब ये यूजलेस हो चुका है। इसकी वर्किंग जो है वो कम हो चुकी है, वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा जितना अच्छा पहले वो काम करता था। तो ये जो यूजलेस माइटोकॉन्ड्रिया है जो अच्छा वर्क नहीं कर रहा, सेल एक नया माइटोकॉन्ड्रिया न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बना लेगा और पुराने वाले माइटोकॉन्ड्रिया को सेल से बाहर रिलीज आउट करवा देगा। सेल से बाहर क्यों निकालना है? बिकॉज अब ये वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया है बिकॉज ये वर्क नहीं कर रहा तो ये एक्स्ट्रा स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो स्पेस खाली करने के लिए बाकी ऑर्गेनेल्स वहाँ पे इजीली वर्क कर सकें, अपनी एक्टिविटीज़ कर सकें, ये लाइसोसोम क्या करता है कि इस ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया को एनगल्फ करेगा। एनगल्फ करने के बाद लाइटिक एंजाइम्स को यूज़ करते हुए इसको ब्रेक डाउन करेगा और एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू इसको वेस्ट की फॉर्म में सेल से बाहर निकाल देता है। इससे हम कहते हैं कि सेल के अपने ही ऑर्गेनेली को खा रहे हैं, इसलिए आप कहते हो कि सेल्फ ईटिंग कर रहा है। सेल्फ ईटिंग मीन्स कि कोई भी लाइसोसोम अपने ही सेल के ऑर्गेनेलिस को खाना शुरू कर देता है। और वो क्यों करता है? बिकॉज वो वाले जो ऑर्गेनेलिस हैं बिकॉज वो यूजलेस हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, वो एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको वेस्ट की फॉर्म में बॉडी से बाहर रिमूव करवा दिया जाता है। और ये काम कौन करता है? ये लाइसोसोम्स करते हैं। थर्ड फंक्शन जो कि लाइसोसोम का हमने डिस्कस करना है वो है डीजेनरेशन ऑफ सेल्स। डीजेनरेशन ऑफ सेल्स मीन्स कि किसी भी सेल्स को डीजेनरेट करवाना, ब्रेक डाउन करवाना। और ये ब्रेक डाउन क्यों करवाई जाती है? बिकॉज जब भी डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा होता है तो कुछ ऐसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो कि फीटस के अंदर डेवलप होते हैं, लेकिन जैसे ही ये बेबी की बर्थ होती है वो वाले सारे एक्स्ट्रा ऑर्गन्स को ब्रेक डाउन करवा दिया जाता है। लाइक हम यहाँ पे एक फ्रॉग की एग्जांपल ले लेते हैं। फ्रॉग का जो लार्वा होता है वो लार्वल स्टेज पे उसकी टेल होती है, वाइल जैसे ही ये टेडपोल लार्वा अडल्ट फ्रॉग में चेंज होगा तो उसकी टेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप फ्रॉग को देखें तो फ्रॉग की टेल आपको नज़र नहीं आती। तो टेल को ब्रेक डाउन करवाना, डीजेनरेट करवाना किसका काम है? लाइसोसोम का काम है। लाइसोसोम के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो ब्रेक डाउन करवाती है या फिर डीजेनरेशन करवाती है? ये डीजेनरेशन लाइसोसोम के लाइटिक एंजाइम्स करवा रहे होते हैं। ठीक है। सो इसके बाद हम लोगों ने लाइसोसोम अगर किसी भी बॉडी के अंदर नहीं बन रहे हैं तो आप लोगों ने फंक्शंस देखे कि वो क्या काम कर रहे हैं। वो डाइजेशन करवा रहे हैं, ऑटोफेगी में रोल प्ले कर रहे हैं, डीजनरेशन ऑफ सेल्स कर रहा है। इसके साथ कुछ और फंक्शंस को देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि लाइसोसोम्स अगर किसी बॉडी के अंदर नहीं डेवलप होते हैं तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। डिफेंस फंक्शन जो है लाइसोसोम का वो बेसिकली इन सब का एक कलेक्शन है। यहाँ पे हमने बोला कि ये डाइजेशन करवाते हैं, ब्रेक डाउन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई भी एक सेल है और सेल के अंदर कोई भी एंटीजन एंटर हो गया है। अब ये एंटीजन्स क्या होते हैं? एंटीजन्स कोई भी ऐसा एजेंट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज काज करवाता है। ये लाइसोसोम हमें किस तरह से डिफेंड करते हैं इस एंटीजन के खिलाफ? फॉर एग्जांपल ये एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर, ये सेल के अंदर एंटर हो गया है तो लाइसोसोम क्या करेंगे? इसे फैगोसाइटोज करेंगे। फैगोसाइटोज करने के बाद इसे अपनी बॉडी में लाके इसको ब्रेक डाउन कर देंगे और जब इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये एंटीजन्स डिजीज़ काज नहीं करवा सकते। इट मीन्स कि ये लाइसोसोम हमें किसी भी डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और प्रोटेक्ट किस तरह से करते हैं? बिकॉज इसके अंदर लाइटिक एंजाइम्स हैं जो एंटीजन डिजीज़ काज करवाने के लिए बॉडी में एंटर हुआ था, ये उसे एनगल्फ करके उसको ब्रेक डाउन करवा देते हैं।
और ये वाला जो फंक्शन है, जो सेल ये वाला काम कर रहा होता है, वो बेसिकली हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो ये काम कर रहे होते हैं कि एंटीजेंस को इनगल्फ करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं लाइसोसोम के लाइटिक एंजाइम्स को यूज़ करते हुए। अब हम देख लेते हैं कि लाइसोसोम के एब्सेंस की वजह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। स्टोरेज डिजीज़ तब होती है जब कोई भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो किसी भी म्यूटेशन की वजह से सेंथिसाइज नहीं होता, और एंजाइम हाइड्रोलिटिक सेंथिसाइज ना होने की वजह से लाइसोसोम अपना काम नहीं कर सकते हैं। लाइसोसोम अपना काम नहीं करेंगे तो जिस चीज़ की उन्होंने लाइसिस करवानी थी वो चीज़ हमारे सेल के अंदर अकमुलेट होती जाएगी और हमारे सेल की एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करेगी। तो दो तरह के डिसऑर्डर्स अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्लाइकोजिनोसिस एंड सेकंड जो डिसऑर्डर अभी हम डिस्कस करेंगे वो है टे सैक्स डिजीज। ग्लाइकोजिनोसिस बेसिकली क्या है? ग्लाइकोजिनोसिस में हम ग्लाइकोजिन की ब्रेकडाउन करवाते हैं ग्लूकोज में। और ग्लाइकोजिन की ब्रेकडाउन करवाने के लिए जो एंजाइम हमें रिक्वायर्ड होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वो है अल्फा ग्लूकोसाइडेज। अल्फा ग्लूकोसाइडेज एक एंजाइम है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन बेसिकली क्या होती है? ये हमारे मसल्स एंड लीवर के अंदर फूड स्टोरेज जो हुई होती है उससे हम कहते हैं ये ग्लाइकोजन है। जब भी आप फूड लेते हैं वो फूड आपकी एक्टिविटीज़ करवाने के लिए यूज़ हो जाती है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि फूड का नंबर जो है वो ज़्यादा होता है और आपकी एक्टिविटीज़ कम होती हैं, आप कम एक्सरसाइज करते हो, और जितनी भी एक्स्ट्रा फूड होती है वो आपके मसल्स के अंदर स्टोर करवा दी जाती है। और मसल्स के अंदर क्यों स्टोर करवाई जाती है? सो डैट फ्यूचर में अगर आप कोई बहुत हार्ड वर्क करें, कोई एक्टिविटी ऐसी करें जिसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड थी और आप खाना नहीं खा रहे होते, तो वो जो स्टोर्ड फूड होती है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। और जो स्टोर्ड फूड हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है उसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। और जब भी हमें कभी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ये ग्लूकोज दोबारा से खुद को ब्रेक डाउन करेगा एटीपी में और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस प्रोसेस को, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाने के लिए हमें एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम चाहिए होता है और एंजाइम का नेम होता है अल्फा ग्लूकोसाइडेज। अगर किसी भी, हमने पहले पढ़ा कि ये जो प्रोसेस है, एंजाइम्स जो हैं ये प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स कहाँ से सिंथेसाइज होती हैं? हमारा डीएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये राइबोसोम तक इंफॉर्मेशन को कन्वे करेंगे। और राइबोसोम तक इंफॉर्मेशन कौन लेके आता है? मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन लेके आता है। और मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स को आके ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करें। तो इट मीन्स कि किसी भी एंजाइम को या किसी भी प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाने के लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है? डीएनए से आई है। और डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन्स को या एंजाइम्स को सिंथेसाइज करवाएंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन डीएनए से राइबोसोम्स को मैसेंजर आरएनए के थ्रू जा रही है प्रोटीन की सिंथेसिस की, अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत जाएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में जाती है, कोड की फॉर्म में जाती है। अगर इंफॉर्मेशन AUG जानी थी उसके बजाय ACG इंफॉर्मेशन चली गई है तो प्रोटीन भी कोई और सिंथेसाइज हो जाती है या प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होती है। ये जो इंफॉर्मेशन का चेंज होना है डीएनए के अंदर किसी भी एक्सरेज की वजह से या किसी भी कार्सिनोजन की वजह से, इसे हम कहते हैं ये म्यूटेशन हो गई है।
म्यूटेशन कहाँ पे चेंज होता है? डीएनए में। डीएनए में क्या होती है? इन्फॉर्मेशन। किसकी इन्फॉर्मेशन? प्रोटीन्स की सिंथेसिस की। अगर ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई है किसी भी रेडिएशंस की वजह से, तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन हो गई, और म्यूटेशन होने की वजह से प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगी। तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज जो कि एंजाइम है, जो एक प्रोटीन है, उसकी सिंथेसिस क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज इसकी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने वाले डीएनए में म्यूटेशन हो गई है। जब ये एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होता है तो हमारे मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर तो होती है, लेकिन वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाती है। तो ग्लाइकोजन अगर स्टोर हो रही है, ब्रेक डाउन नहीं हो रही है, तो ये हमारे सेल के अंदर मौजूद एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह से किसी भी सेल में ग्लाइकोजन अकमुलेट होना शुरू हो जाएगी, तो बाकी जो भी ऑर्गेनेल्स अपना वर्क कर रहे थे, जो भी ट्रांसपोर्ट हो रही थी न्यूट्रिएंट्स की या वेस्ट की, तो वो ट्रांसपोर्ट इस अकमुलेशन की वजह से, ग्लाइकोजन की प्रेजेंस की वजह से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। टे सैक्स डिजीज़ जो हमने सेकेंड एक डिजीज़ देखी हुई है, ये बेसिकली लिपिड्स को ब्रेक डाउन करवाता है। तो टे सैक डिजीज़ बेसिकली क्यों हुई है? बिकॉज लिपिड ब्रेक डाउन करवाने वाला जो एंजाइम है वो यहाँ पे सेंथिसाइज नहीं हुआ। और सेंथिसाइज क्यों नहीं हुआ? बिकॉज डीएनए की इंफॉर्मेशन जो है वो राइबोसोम्स तक प्रॉपर नहीं गई है। और जितनी भी स्टोरेज डिजीजेज हैं ये क्यों हो रही हैं? ये म्यूटेशन की वजह से हो रही हैं। म्यूटेशन मीन्स कि डीएनए के अंदर कोई चेंज आ गया है, जो इन्फॉर्मेशन राइबोसोम्स तक जा रही है वो इस एंजाइम की नहीं जा रही है। ठीक है, तो जो एंजाइम सेंथिसाइज नहीं होगा वही डिजीज काज होगी। इस केस में कौन सा एंजाइम सेंथिसाइज नहीं हो रहा था? अल्फा ग्लूकोसाइडेज, और डिजीज का नेम क्या था? ग्लाइकोजिनोसिस। टे सैक डिजीज के केस में क्या होता है कि लिपिड्स को ब्रेक डाउन करवाना होता है, और लिपिड्स को ब्रेक डाउन करवाने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो है हेक्सोसामाइनिडेज। अगर ये एंजाइम सेंथिसाइज नहीं होगा तो लिपिड्स ब्रेक डाउन नहीं होंगे। लिपिड्स ब्रेक डाउन नहीं होंगे तो ये हमारे सेल्स में अकमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। हमारे सेल में अकमुलेट होंगे तो हमारे सेल की एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करेंगे, जिसकी वजह से हमारे सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी। सेल की डेथ होना शुरू हो जाएगी, इट मीन्स कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होना शुरू हो जाएगी जिसके अंदर लिपिड स्टोर हो रहा है, जिनके सेल्स के अंदर लिपिड स्टोर हो रहा है। हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स ली हैं, इस तरह की और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि किस वाले एंजाइम की इंफॉर्मेशन में म्यूटेशन हुई है। ठीक है, अगर प्रोटीएज एंजाइम की इंफॉर्मेशन में कोई म्यूटेशन आई है, डीएनए की कोई चेंज आया है, तो उस केस में कोई और डिजीज होगी जो कि प्रोटीन्स की अकमुलेशन करवाएगी। यहाँ पे हमने ग्लाइकोजन की अकमुलेशन एंड लिपिड्स की अकमुलेशन के अकॉर्डिंग 2 एग्जाम्पल ली हैं। और ये दोनों एंजाइम्स क्यों सिंथेसाइज नहीं हो रहे थे? बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन जो कि डीएनए से राइबोसोम्स तक आ रही थी, जिससे ये प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करवाना था, वो इन्फॉर्मेशन ही इनकरेक्ट थी। ओके बेटे, सो ये लाइसोसोम का फंक्शन था, स्ट्रक्चर एंड इसका इंट्रोडक्शन। बाकी जितने भी करैक्टर्स थे इसके वो हम पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। आपको इन दोनों में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।